देखिए मेंस 2025 के ग्रुप में हमने एक 90 डे का फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। डे 1 के अंतर्गत जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज के सेशन में उस क्वेश्चन की डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे उस क्वेश्चन की जब हम आंसर लिखेंगे तो किस अप्रोच को फॉलो करना होगा वो यहां पर देखते हैं। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या करना है भाई? तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है। किस चीज का? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। यह पॉलिसी 2020 में आई थी, अभी 2025 चल रहा है, 5 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस बात को ध्यान समझिएगा, किस चीज पर आलोचनात्मक परीक्षण करना है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो सबसे पहला जो टास्क है ना, जब भी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, जब भी हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला टास्क होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझा जाए। और वो कैसे होगा? तो यहां पर समझो, इस क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है, इस क्वेश्चन में जो आपसे डिमांड किया गया है वो एक क्रिटिकली एग्जामिन करने को, आलोचनात्मक परीक्षण करने को। भाई जब भी आपसे प्रश्न में कई सारे वर्ड्स वहां पर दे देता है कि कभी एग्जामिन करना है, कभी क्रिटिकल एग्जामिन करना है, कभी इवेल्युएट करना है, कभी लाइट डालना है, कभी प्रकाश डालना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या चीजें लिखा जाए, इसको ध्यान से समझिएगा। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब यह है कि जो इसका इंपैक्ट रहा है एजुकेशन सिस्टम पर, इंपैक्ट मतलब प्रभाव। ध्यान समझना, बहुत सारे एस्पिरेंट, चूंकि इस ग्रुप में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने लिख करके सबमिट किया, मैंने लगभग सबकी कॉपी देखी। मुझे जो जनरल समस्या समझ में आए वो ये है कि लोग डिमांड नहीं समझ पाए, ठीक है। कई सारे लोगों ने क्या किया कि क्रिटिकल एग्जामिन के इस क्वेश्चन में केवल और केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है कि भाई ठीक है, इसका ये प्रभाव हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है। नहीं, ध्यान से समझिएगा, आपसे आलोचनात्मक परीक्षण करने को कह रहा है। इसका मतलब इसमें जो चैलेंजेस है, इसमें जो इश्यूज, इसमें जो समस्याएं हैं, उनको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियरली समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आप रेशियो ये फॉलो कर सकते हो कि 60% आप फॉलो कर लो कि इसके फेवर में पॉइंट्स लिखो, अपने आर्गुमेंट्स वहां पर दो कि ठीक है भाई ये इस प्रकार से पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, बट कुछ चैलेंजेस व्याप्त है, उनको आप 40% की वर्ल्ड लिमिट में अपना वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पर इसका आंसर समझाता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन की डिमांड क्लियर हो गई कि क्रिटिकल एग्जामिन करने में हमको करना क्या है। अब अगर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूं तो हम सबसे पहले किस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैंने कुछ सैंपल इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिख करके यहां पर दिया है, एकदम एग्जैक्टली 20 से 25 शब्दों का इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको इस बात का आभास हो कि कैसे इस प्रकार के इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 दशकों के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉलिसी का एक इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। यहां पर 3 दशकों के बाद से मतलब क्या है भाई, 1986 में लास्ट पॉलिसी आई थी, उसके बाद लगभग मुझे लगता है 34 सालों बाद आपकी ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बनाई गई है। ठीक है, तो 3 दशकों के बाद भारत का एक मेजर रिफॉर्म किया गया एजुकेशन सेक्टर में, जिसके अंतर्गत हमने रटने आधारित शिक्षा को, ठीक है ध्यान समझिएगा, जो ये आपका रटने वाला कल्चर है ना, इस कल्चर को हटा करके हमने एक समग्र, ध्यान समझना, हमने रोट लर्निंग को हटा करके एक होलिस्टिक, समग्र, एक फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक शिक्षा लाने का प्रयास किया है, जिसका प्रभाव हमारे शिक्षा जगत में पढ़ने की आशाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन हम इस प्रकार से डाल सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य सभी शैक्षिक स्तरों पर, सभी एजुकेशनल स्तरों पर गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, समानता मतलब इक्वेलिटी, पहुंच मतलब एक्सेसिबिलिटी और सामर्थ्य मतलब, ठीक है, आप उसके लिए कैपेबल हो पाओ, इससे संबंधित चुनौतियों को दूर करना है। 1986 में 34 वर्षों पश्चात भारत सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए कस्तूरी रंगन समिति के माध्यम से इस पॉलिसी का निर्माण किया है। एक इंट्रोडक्शन ये भी हो सकता है। तो मेन बात है, समझिएगा आप लोग, इंट्रोडक्शन में हम क्या बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड था, कीवर्ड क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिफाइन कर दिया कि भाई वो है क्या। अच्छा, डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक तरीका ये भी है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली छात्र आबादी है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल गोइंग पॉपुलेशन हमारे पास है। ऐसे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो क्या करती है, वो पूरा लर्निंग आउटकम को रिमॉडल कर रही है, सीखने के परिणामों को, शिक्षक गुणवत्ता मतलब जो टीचर की क्वालिटी है, उनके जो क्वालिफिकेशंस है, और उसके साथ साथ उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट योग्य मतलब रोजगार योग्य बनाने की दिशा में कार्य करती है, जिससे इसका प्रभाव नेशनल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये भी इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। अब समस्या समझना, मानो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, और आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं आइडिया, मैं मान के चलो आपको कुछ नहीं आइडिया, आपको नहीं पता कि इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें की गई हैं, लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो आप क्या कर पाओगे, आप एटलीस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने में सक्षम होगे। भाई हम तो ये बात तो जानते हैं कि भाई ठीक है हमारे पास सबसे ज्यादा स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है, हम ये भी बात जानते हैं कि अगर कोई पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर को लेकर के बनाई जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा टीचर की क्वालिटी को अच्छा करना, उसका उद्देश्य होगा कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको रोजगार के योग्य बनाना, उसका उद्देश्य होगा कि हमारे जो छात्र हैं उन छात्रों में स्किल को डेवलप कर पाना, यही तो हमारा उद्देश्य होगा। एक जनरल पर्सपेक्टिव आप सोचोगे तो आपको यही एम, यही टारगेट समझ में आएगा, उनको ही मेंशन करना है। तो आप जब लगातार आंसर राइटिंग करते हो तो उससे जो सबसे पहला फायदा होता है वो ये होता है कि आप किसी बाउंसर क्वेश्चंस में भी जिसके बारे में आपके पास समझ नहीं है, जिसके बारे में आपने कंटेंट नहीं पढ़ा, आपने कुछ नोट्स नहीं पढ़े, उसमें भी आप एक अच्छा और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। यही अप्रोच आप लोगों को यहां पर समझनी है। और देखो भाई और क्या इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अटेम्प्ट्स अ पैराडिगम शिफ्ट, मतलब क्या एक मूलभूत परिवर्तन करती है किस चीज में, तो शिक्षा को भारी भरकम सामग्री, मतलब एक पहले चलता था कि स्कूल बच्चों के जो स्कूल बैग है ना वो इतना भारी होता है कि बच्चे उसको संभाल ही नहीं पाते हैं, तो भारी भरकम सामग्री की जगह पर और उसके साथ साथ जो रटने की क्षमता है उसको वहां से हटा करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लर्निंग आउटकम, हम सीखने की दिशा में काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव जो पूरा करिकुलम है, जो पूरा गवर्नेंस है, जो पूरा इसका मूल्यांकन प्रोसेस है, हम यहाँ पर मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बोर्ड की परीक्षा साल भर में 2 बार कराई जाएंगी, जो परख सिस्टम है, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन जो बोर्ड है वो क्या करेगा, इन परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इसके साथ ही साथ हम डिजिटल एजुकेशन पर, डिजिटल लिटरेसी पर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है भाई। पॉजिटिव आउटकम्स कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहली बात, अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप मेंस देने वाले इस बार, तो एक बात समझना, आपको लंबे पैराग्राफ से हटना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीधे टू द पॉइंट हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि पॉजिटिव इंपैक्ट आपने यहाँ पर एक हेडिंग डाला, ठीक है, ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, तो सकारात्मक प्रभाव आप हिंदी में डालोगे, ठीक है। सब हेडिंग आपने क्या डाला कि भाई समग्र और क्षमता आधारित सीखने को बढ़ावा दे रहा है ये, कैसे, तो पहले 10+2 की जगह पर, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम होलिस्टिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। पहले 10+2 का सिस्टम चल रहा था, अभी हमने क्या कर दिया उसको 5+3+3+4 का सिस्टम लेकर के आया है। इससे फायदा क्या हुआ कि इससे जो अर्ली चाइल्डहुड है, ध्यान समझिएगा आप लोग, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें उसका केयर और उनका एजुकेशन दोनों ही मेंटेन हो पा रहा है, दोनों को हमने इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है, जिससे कि जो बच्चों की आयु जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका लर्निंग का वो पूरा टाइम पीरियड फाउंडेशन फेज माना गया है, और उनके लिए हम अर्ली चाइल्डहुड मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था की केयर की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने वहां पर एजुकेशन को भी इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो 10+2 की जगह पर हमने जो नया अप्रोच यहां पर फॉलो किया है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है, और हमने वहां पर 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को अपनाया हुआ है, ठीक है। इससे फायदा क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग, इससे आलोचनात्मक सोच, अब ये भाई आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुभवात्मक शिक्षण मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात कर रहे हैं। हमारे टाइम में लर्निंग कैसे हो रही थी स्कूलों में, ठीक है, जब तक गुरुजी हम लोगों को 2 डंडे से पिटाई न करे पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज क्या है, आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करके, ठीक है भाई आप क्लास में बैठे हो, बच्चों को भी हम कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, अब क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, आप सोचो ना, अटल टिंकरिंग लैब बनाया जा रहा है, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम बच्चों को वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ आप देखो हमने क्या किया, हमने स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स का निर्माण किया है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने इंस्पायर मानक जो हमारा अवार्ड है, इंस्पायर मानक अवार्ड, ठीक है, हम उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, तो हम उसके माध्यम से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको वहां पर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पायर मानक अवार्ड उनको दिया जा रहा है जो सोशल इश्यूज के लिए कुछ नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। बच्चे हैं, ऑब्वियसली बच्चे कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है, कि आरओ का पानी है वो गिर रहा है, वो लगातार वेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, एक सोशल इशू था, एक समस्या थी, उसको किसी बच्चे ने सॉल्व किया अटल टिंकरिंग लैब में, तो उसको हम कुछ अवार्ड वहां पर दे रहे हैं, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब, स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स, इंस्पायर मानक अवार्ड,
इन सब के माध्यम से हम बच्चों के अंतर्गत क्रिटिकल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स और आर्ट, इनका भी इंटीग्रेशन एजुकेशन के साथ किया गया है। ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है हमारे इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और देखो क्लास 5 तक, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मदर टंग में, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। इससे 2-3 चीजें होंगी। पहली बात तो क्या, बच्चे को अवधारणात्मक स्पष्टता आएगी, मतलब उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि भाई ठीक है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में समझ रहा है, अपने घर की भाषा में समझ रहा है चीजों को, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसके साथ साथ उसकी स्मरण शक्ति, जो उसकी रिटेंशन पावर है, उस रिटेंशन कैपेसिटी किसी टॉपिक को लेकर के, वो वहां पर डेवलप होगी। ठीक है, कक्षा सहभागिता, मतलब जो क्लासरूम पार्टिसिपेशन है, भाई एक क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में डिस्कशन करें, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करें, तो क्लासरूम पार्टिसिपेशन वहां पर बढ़ेगा। ठीक है, ये एक सबसे अच्छा फायदा देखने वाला है। और देखो हम यहाँ पर क्या करें, जो करिकुलम है हमारा है, ठीक है, उसका हम प्रॉपर हमने यहाँ पर रिफॉर्म किया है। करिकुलम हम ऐसा बना रहे हैं जो कि, ध्यान समझिएगा, करिकुलम और इवेल्युएशन प्रोसेस, जो असेसमेंट रिफॉर्म है, उसके माध्यम से बच्चों के ऊपर हमने प्रेशर को कम किया है। करिकुलम हमारा ऐसा है जो कि आगे चल करके व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर काम आएगा, आगे चल करके वो उनको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अंकों के आधार पर मूल्यांकन कर रहे थे बच्चों का, अब उसकी जगह पर क्षमता आधारित मूल्यांकन को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि साल भर में बोर्ड की परीक्षा 2 बार कराएंगे, जो सबसे अच्छा स्कोर रहेगा उसको माना जाएगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मतलब ये है। सोचो ना, हम लोग जब बोर्ड की परीक्षा में थे, पता लगा कि बोर्ड के एग्जाम के दिन तबियत खराब हो गया, पूरे साल भर की मेहनत क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो एटलीस्ट अब 2 बार मौका मिल रहा है आपको इस बात के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, और समझिए आप लोग यहां पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने हायर एजुकेशन में भी रिफॉर्म किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, हमने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेकर के आया, हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई मल्टीपल इंटर एग्जिट प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। ठीक है, हम क्रेडिट्स दे रहे हैं, एकेडमिक में क्रेडिट्स हम दे रहे हैं, हमने स्टार्ट यहाँ पर किया हुआ कि ठीक है आप ये कोर्स कंप्लीट कर लो, आपको इतना क्रेडिट मिल जाएगा, आपको इतना पॉइंट्स मिल जाएगा। तो इससे हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा रिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस जो हमारे पूरा सिस्टम है उसको हमने स्किल डेवलपमेंट पे और व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर हमने मेंटेन करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और इन सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव और इक्विटी बेस्ड होने वाला है। हम जेंडर इंक्लूजन फंड यहाँ पर बना रहे हैं। हम जो हमारे पिछड़े क्षेत्र, जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक रूप से डिप्राइव्ड ग्रुप्स है, ठीक है, उनके लिए हम स्कूल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उनके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इससे इंक्लूसिवनेस आएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये 5-6 पॉइंट है जो कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में लिख सकते हो। बात को समझना, पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, आपको इन पॉइंट्स के संदर्भ में कुछ रिपोर्ट्स का, कुछ रिसेंट की करंट की डेटा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस बात को बताओ कि हाल ही में जारी प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रथम एनजीओ की रिपोर्ट का नाम क्या है, असर रिपोर्ट। ठीक है, तो असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में, ठीक है, जो सकल नामांकन अनुपात है, ठीक है, वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। आप यहाँ पर ये भी बताओ कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला इसके कारण से। आप वहां पर ये भी बताओ कि लगभग 60 to 70% ऐसा वर्ग है, ठीक है, जिसने अपने यहाँ पर इस नए पैटर्न को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। आप इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है ना। तो ये आप किसी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इंपैक्ट है उसको भी वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो तो हवा ये बातें थी ना कि ठीक है भाई हमने क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर दिया। क्या आप दिखाओ ना, आप कैसे कह सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर दिया, लॉजिक क्या आपके पास, तो आप बताओ कि अटल टिंकरिंग लैब, स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स, ठीक है, इंस्पायर मानक अवार्ड, इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को इन सब चीजों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको ये एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जिसका आप सभी जितने लोगों ने अपना आंसर सबमिट किया था, मैक्सिमम लोगों के आंसर में इन सब चीजों की कमियां मुझे देखने को मिली है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और यहां पर आप लोग और समझिए। आप एक पॉइंट यहां पर और ऐड कर सकते हो जो कि बहुत ही शानदार पॉइंट है। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, तो हमने इसके माध्यम से हैकाथॉन आयोजन करना स्टार्ट किया। हैकाथॉन के अंतर्गत बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को लेकर के। इसके अलावा हमने भी रिसेंट में 2025 में विकसित भारत बिल्डिथॉन का आयोजन कराया। ठीक है, इसके साथ साथ हम भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के तौर पर डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इनिशिएटिव्स क्या है, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। प्लस मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें और समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, हम अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के माध्यम से हम एजुकेशन सिस्टम को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
हम अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का निर्माण कर रहे हैं, हम अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से, ये सब नीति आयोग और आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा आप लोग, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज, स्टार्टअप और इनोवेशन में हम इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने ये ANIC जो हमारा चला ना, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को स्टार्टअप जैसे इनिशिएटिव्स में शामिल करा रहे हैं। ठीक है, आप इसके लिए सक्षम हो, आप समझो कि इसमें क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में शामिल करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर। जब भी हम अपने फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स देंगे, उन आर्गुमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करते हुए आपको कुछ पॉइंट्स वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो आप लोग? और समझो भाई, अब यहां पर इस बात को मेंशन करो, बताओ भाई एक पॉइंट और ऐड करो यहां पर, क्या कि जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो हमारा नेशनल गोल है, राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसके साथ संरेखित होती है। कैसे भाई? हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हमारा जो छात्र है, जो हमारा जो युवा है, वो सक्षम हो पाएगा। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय लक्ष्य जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत @2047, अमृत भारत @2047, इनके साथ संरेखित होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इस पॉइंट को भी यहां पर मेंशन करो। ठीक है ना, क्लियर हो आप लोग? इन सब बातों को समझ गए आपने? ठीक है, जितने भी मैंने एडिशनल पॉइंट्स बताए उनको आप लोग कहीं पर नोट कर लेना, वो सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और समझो भाई, और मैं आपको कुछ पॉइंट यहां पर समझाता हूं इसके फेवर के संदर्भ में। ठीक है, फेवर के संदर्भ में समझने से पहले आप ये समझो कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत और कौन कौन से इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर स्टार्ट किया PM श्री स्कूल। ठीक है, PM श्री स्कूल हमने यहां पर स्टार्ट किया, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, हमने यहां पर स्टार्ट किया पोषण अभियान। पोषण अभियान, ये सब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। ठीक है, हमने यहां पर स्टार्ट किया विद्यांजलि कार्यक्रम। ठीक है, विद्यांजलि कार्यक्रम, विद्यांजलि कार्यक्रम क्या है भाई? तो एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है। ठीक है, ताकि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे सके एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो विद्यांजलि प्रोग्राम, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, PM श्री स्कूल। आप यहां पर बताओ उल्लास इनिशिएटिव, आप सबने प्रीलिम्स के टाइम पर उल्लास के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उल्लास इनिशिएटिव आप बताओ कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए हम कैसे यहां पर काम कर रहे हैं। आप सबने निपुण भारत के बारे में सुना होगा। निपुण भारत क्या है भाई? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि जो एवरी चाइल्ड है वो फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब जो आधारभूत शिक्षा है, उसको कम से कम प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो निपुण इनिशिएटिव के बारे में बताओ। आप बताओ, हम यहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग है उस पर भी काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम टीचर ट्रेनिंग पर भी काम करें, ताकि हम जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर तय किया सके। आप बताओ, हम निष्ठा प्रोग्राम चला रहे हैं, लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ये है। ठीक है, निष्ठा इनिशिएटिव, इसको भी नोट करो, निष्ठा इनिशिएटिव। आप बताओ यहाँ पर क्या कहते हैं कि PM ई विद्या के माध्यम से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिजिटल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दीक्षा, आपका स्वयं प्रभा, जो इनिशिएटिव्स हैं, ये सब इसका पार्ट है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स क्या है? ये सारे इनिशिएटिव एजुकेशन सेक्टर में रिसेंट में किए गए बहुत बड़े बड़े चेंजेस है। ठीक है, अभी एक और था, मुझे भूल रहा है, वो स्कूल एनरोलमेंट के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। अपार आईडी था या समथिंग, अपार आईडी था या कुछ ऐसा नाम था उसका, एक बार आप चेक करिएगा उसको भी। ठीक है, वो भी इसका पार्ट है। तो ये इनिशिएटिव को आपको क्या करना है, इन इनिशिएटिव्स को आपको अपने फेवर में दिए गए आर्गुमेंट्स में धीरे धीरे ऐड करना है, शामिल करना है। तो अब समझो, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको अपने आंसर में कहीं ना कहीं पर ऐड करने का प्रयास करो। एक एक एग्जांपल के तौर पर एडिशनल वहां पर पॉइंट लिख लो कि ये यहां पर ऐड कर सकता है, ये यहां पर ऐड कर सकता है, इससे आपको फायदा मिल जाए। दूसरा काम, अब समझो भाई, हमने फेवर में तो आर्गुमेंट देख लिया, बट हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो हम यहाँ पर कुछ आलोचनात्मक पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। जैसे कि ठीक है भाई, सब कुछ हम कर रहे हैं, सब बोल बच्चन हमने कर लिया, सबसे बड़ी समस्या होती है किसी पॉलिसी को लेकर के, वो होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर के। पॉलिसी तो बन गई, क्रियान्वयन क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्रियान्वयन कर कौन रहा है? तो देखो, जो हमारा टीचर है, जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर पहले थे, वही स्टेक होल्डर तो कर रहे हैं। क्या केवल एक पॉलिसी के आने से उन स्टेक होल्डर का माइंडसेट चेंज हो जाएगा? हमारे समय में क्या माइंडसेट था स्कूल में कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइन लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन 10 लाइन लिखना है। हम नंबर बेस्ड काम कर रहे थे वहां पर। अभी हम लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं, हम सीखने के आधारित एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इतना जल्दी जो टीचर्स है उनके अंदर तो चेंज नहीं आएगा ना। तो इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा गैप अभी भी बना हुआ है, सबसे पहला कंसर्न है। ठीक है, किसी भी पॉलिसी पे प्रश्न है, क्रिटिकल एग्जामिन करने को आए, सबसे पहला पॉइंट लिखो क्या कि क्रियान्वयन में बहुत बड़ी समस्या है।
ठीक है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो, उसकी क्वालिटी नहीं है। आप इसके साथ साथ नोट करो एक पॉइंट और कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। हमने बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर लिया कि हम जेंडर इंक्लूसिव पर काम करेंगे, हम लड़कियों को भी यहाँ पर शामिल करेंगे, बट क्या स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, कैसे काम होगा? नहीं हो पाएगा। सरकारें प्रयास कर रही है बट अभी भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है चीजें। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। हम टीचर ट्रेनिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टीचर ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? नहीं हो पा रही ग्राउंड लेवल पर सब कुछ। ठीक है, तो टीचर ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। फंड की बहुत बड़ी कमी है। इस पॉलिसी के अंदर कहा गया कि भाई हम जीडीपी का 6% एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करेंगे। आप देखो, आप बजट उठा करके देखो, ये काम आप लोग करो। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि बजट 2025-26 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्लास के अंतर्गत, ठीक है, यूनियन बजट में और स्टेट बजट में एजुकेशन को लेकर कितना फंड एलोकेट किया गया है? क्या वो 6% क्राइटेरिया को पूरा करता है? नहीं। हमने यहाँ पर बात तो कर लिया, हमने बोल वचन तो कर लिया कि हम 6% पूरा करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम ये पूरी पॉलिसी बिना बिना अकाउंटेबिलिटी के केवल और केवल कागजी पॉलिसी बनकर के रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न। और क्या कंसर्न है भाई, आप समझो। तो उसके बाद कंसर्न हमारा ये है कि भाई फंडिंग की समस्या तो हमने देख ही लिया। जो स्टेट्स हैं उनमें भी इनइक्वालिटीज हैं, असमानता वहां पर भी व्याप्त है, फंडिंग को लेकर के वहां पर भी क्राइसिस है। हम बात यहां पर करें डिजिटल लिटरेसी की, हमने पीएम ई विद्या स्टार्ट कर दिया, हमने स्वयं स्टार्ट कर, स्वयं प्रभा स्टार्ट कर दिया। डिजिटल डिवाइड है पूरे हमारे रूरल और अर्बन एरियाज में, उनका क्या किया जाएगा? हम एडटेक प्लेटफॉर्म बना दें, तीसरा अभ्यास यूट्यूब पर आकर के पढ़ा दें, बट अगर किसी के मोबाइल में नेट ना चलेगा तो समस्या तो रहेगी ना। क्या कर लेगा? कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बट अभी भी डिजिटल जो डिवाइड है उसको भरना उससे भी बड़ी चुनौती हमारे पास बनी हुई है। हम बात करें इंक्लूसिवनेस की, हम बात करें कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, उनकी बात करें, वंचित के पास अगर मोबाइल होता तो वो वंचित थोड़ी होता। मतलब तो ये भी है ना समझने की आपको, ठीक है, ये भी समझो। हम बात करें कि भाई हम मदर टंग पॉलिसी लेकर के आएंगे, हम मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास 5 तक, कहाँ संभव है? संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। हिंदी की तो बात ही छोड़ दो आप, हिंदी तो तब भी बहुत बड़े लेवल पर काम हो रही है। बहुत सारी लोकल भाषाएं जिनके लेकर के क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। कैसे प्रोवाइड कर पाओगे आप एजुकेशन? कर ही नहीं सकते हो। इसके साथ साथ एजुकेशन जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, समवर्ती सूची का विषय है, बट ये पॉलिसी ठीक है फोकस करती है, मतलब अति केंद्रीकरण की तरफ जाती है। ठीक है, ये पॉलिसी का जो केंद्रीकरण है वो थोड़ा यहां पर ज्यादा दिखता है, जो कि ऐसा राज्यों को ऐसा लग सकता है कि पॉलिसी हम पर थोपी जा रही है, तो क्रियान्वयन फिर समस्या क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मूल्यांकन सुधार की हम बात करें, हम कह रहे हैं कि भाई हम मार्क्स के आधार पर जज नहीं करेंगे, लेकिन जज कौन कर रहा है? वही परीक्षा निकाय है, वही बोर्ड है, वही एजुकेशन सिस्टम है, वही टीचर्स है, वही पेरेंट्स है। पेरेंट्स की सोच आप कैसे बदलोगे? ठीक है, बहुत बड़ा समस्या तो ये भी है हमारे साथ है। तो ठीक है, हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया अपनी पॉलिसी को लेकर के, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत बड़ी चुनौती है। क्रियान्वयन में गैप बहुत बड़ी चुनौती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप बहुत बड़ी चुनौती है, और इस पूरे ट्रांजिशन पीरियड में इसमें जितने भी स्टेक होल्डर शामिल हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पूरा स्कूल सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग सिस्टम हो, या फिर हमारे पेरेंट्स हो, इन सब की सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लंबे समय में समय लगेगा। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड में क्या होगा, अगर हम चीजें नहीं कर पाएंगे सही, तो स्कूलों की जगह पे बच्चों का जो डिपेंडेंसी है वो कोचिंग सिस्टम्स पर बढ़ जाएगा, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोचिंग की भूमिका केवल और केवल आपको जो गैप स्कूल्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है उसकी पूर्ति करने के लिए कोचिंग की जाती है। अगर एक बहुत बड़ा गैप स्कूल छोड़ देगा तो कोचिंग की भूमिका अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, आज देखो ना आप आईआईटी सेक्टर में देखो, जितने भी लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं सब क्या कर रहे हैं? सब कोचिंग पढ़े, क्लास 5 से कोचिंग चल रही है। क्यों भाई? स्कूल वो चीज नहीं पढ़ा पा रहा है। ऐसे स्कूल में अगर वो बात पढ़ाई जाती है हम लोगों को, तो कोई बच्चा क्यों करता है आईआईटी के लिए अलग से कोचिंग? ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं आपको यहां पर एक बात और कह रहा हूं, चूंकि आपने अंत में कुछ आर्गुमेंट्स दिया है, ठीक है, आपने अंत में कुछ उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया है, तो आपको कंक्लूजन एक ऐसा लिखना चाहिए जो वे फॉरवर्ड को शामिल करते हुए, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालिक अप्रोच की बात करे, और आपको उसको ही कंक्लूजन में डालना है। तो कंक्लूजन, अब देखो मैंने आप लोगों से बहुत पहले इस बात को कहा है क्लियरली कि जब भी एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर डेवलपमेंट, इन सब पे प्रश्न पूछे, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रयोग करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट है हमारा एजुकेशन को लेकर के, क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 04 है टारगेट।
कंक्लूजन में आप इस बात को शामिल कर सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 04 की पूर्ति करने में नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें जो जो अभी इंप्लीमेंटेशन गैप्स व्याप्त हैं उनको दूर करते हुए हमको ये चाहिए कि हम पर बड़े लेवल पर यहाँ पर काम कर सकें, और कुछ कुछ पॉइंट आप अपने यहाँ पर शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, ये काम आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है, कर लोगे आप सब लोग। और देखो भाई एक बात और समझो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं आपको अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक सेकंड मुझे आप समय दोगे तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है आज डे 2 के अंतर्गत, वो क्वेश्चन जाएगा आप लोगों को, जितने भी लोग इस बार मेंस हैं सब लोग, ठीक है, आप लोग इस ग्रुप से जुड़ जाओ। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेंस के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, प्रीलिम्स का, आप कुछ भी शेयर कर दोगे तो टीम वेरीफाई करके आपको वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डे 2 का क्वेश्चन है इसको सब लोग नोट कर लो, इसका आंसर सब लोगों को लिख करके सबमिट करना है। क्वेश्चन क्या है, रुपए का मूल्य ह्रास क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रुपी डिप्रिसिएशन, एग्जामिन द मेजर कॉजेज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए के मूल्य ह्रास के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, सब लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सब लोग उसका आंसर लेकर के उस ग्रुप में सबमिट करो। इस ग्रुप में सब लोग मेंस दे रहे हैं तो अच्छी बात यह कि आप लोग एक दूसरे की कॉपी देकर के भी हेल्दी कंपटीशन वहां पर कर सकते हो। चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, तो हमने क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।